बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलो देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन कब होगा? इट अकर ओनली व्हेन substrate is unsaturated or has pi bond. Except benzene. Except benzene. During addition, one pi bond of substrate is breaks up and two sigma bond is formed in the product. मतलब जब एडिशन रिएक्शन होगा तो सबस्ट्रेट से एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और प्रोडक्ट में दो पाई बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस एज हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस एज sp2 अगर है तो sp3 में बदल जाएगा और sp है तो sp2 में बदल जाएगा। ये चीज रहेगा। यहाँ पर ध्यान दें, एग्जाम्पल CH2 यहाँ पर HX, ये बॉन्ड टूटेगा, एक साइड में प्लस जुड़ जाएगा, एक साइड में माइनस, CH3 CH2X हो जाएगा। ये चीज तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, it is three types। पहला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्शन। दूसरा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन।
और थर्ड हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो देखा जाए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर attacking species of rate determining steps is electrophile. Represented by alkene and alkyne. Electrophilic addition reaction of alkene. It occurs in two steps. Step 1. In this step, electrophile attacks on alkene and reaction intermediate carbocation is formed. It is slow step. स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग होगा। स्लो स्टेप है इसलिए रेट को डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पर देखा जाए स्टेप 2, न्यूक्लियोफाइल attack on this step and product is formed. नोट करके reagent should have both electrophile एंड न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन कर लें,
which one of the following gives EAR? NaCl, NaOH, हाल। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये, यहाँ से Cl माइनस मिल जाएगा और यहाँ से H प्लस मिल जाएगा। यहाँ पर Na प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल Na प्लस नहीं है। तो रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों होना चाहिए तभी रिएक्शन होगा। चलो एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं CH2 प्लस HCl। यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, एक साइड में CH3 जुड़ हो जाएगा, एक साइड में CH2Cl। यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दें स्टेप 1, ये यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये HCl, यहाँ पर H प्लस मिलेगा प्लस Cl माइनस मिलेगा। ये स्लो स्टेप होगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। स्टेप 2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो गया, ये फास्ट स्टेप होगा। यहाँ पर ध्यान दें नोट करके, reaction intermediate of this reaction is carbocation, can be proved by given reaction। can be proved by given reaction। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर मैकेनिज्म, यहाँ पर
CH2 है, यहाँ पर Br2H2O है। ये पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए इसका डिसोसिएशन हो जाएगा Br प्लस और Br माइनस के रूप में। यहाँ पर ध्यान दें, अब यहाँ पर Br प्लस अटैक किया तो वास्तव में ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, ये इस टाइप का। यहाँ पर ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। ये यहाँ पर जो प्लस चार्ज है ये सबकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये पाई बांड यहाँ पे है, ये दो एटम के बीच में है, 1 और 2। यहाँ पर ये पाई बांड यही 3 एटम के, 1, ये 2 कार्बन और 1 Br के बीच में घूमेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और ये प्लस ये तीनों एटम की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर Br माइनस अटैक कर सकता है। अब ये Br माइनस पीछे से अटैक करेगा, इधर से तो अटैक नहीं कर पाएगा, जिधर से Br है उधर से अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अटैक किया, तो अटैक किया तो ये पीछे आ गया, ये ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, यहाँ पर वाटर अटैक कर सकता है, ये भी पीछे से अटैक करेगा। तो वाटर अटैक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ये OH आ गया। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर जैसे आपके पास 2 एजेंट हैं, एक तो Br माइनस है, ये Br माइनस और Br मतलब ये Br प्लस और Br माइनस है। अब यहाँ पर पहले स्टेप में आपने Br प्लस को अटैक कराया यहाँ पे। अभी आप कैसे जानते हो Br प्लस अटैक किया, Br प्लस जब अटैक किया तो यहाँ पर ये देखो ये प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज आ गया। Br प्लस चार्ज यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तो ये Br माइनस अटैक कर गया, यहाँ पर Br माइनस अटैक कर गया। और यहाँ पर वाटर के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर वाला वाटर भी अटैक कर गया। तो यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है तो ये Br माइनस अटैक कर सकता है और ये वाटर अटैक कर सकता है, मतलब ये दोनों अटैक, ये Br माइनस अटैक कर सकता है, Br माइनस अटैक किया तो ये प्रोडक्ट बना, और वाटर अटैक करता है तो फिर ये प्रोडक्ट बनता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि 2 प्रोडक्ट बनते हैं इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो यहाँ पर Br प्लस होता, प्लस तो अटैक कर देता तो ये प्रोडक्ट तब भी बनता। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस चार्ज होगा तो ये वाटर जो अटैक कर रहा है ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो वाटर अटैक नहीं कर पाएगा, इसका मतलब होगा कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चूंकि ये प्रोडक्ट बन रहा है और मेजर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरमीडिएट आपका क्या रहा होगा, कार्बोकैटायन रहा होगा। तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये पूछेंगे नहीं कि मतलब इंटरमीडिएट कैसे, मैकेनिज्म दिखाओ। अब इस टाइप का यहाँ पर दे दिए, मतलब ये कंप्लीट द रिएक्शन दे दिए, Br2H2O दे दिए। अब यहाँ पर जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मान लो ऑप्शन ए लिख दिए ये, और यहाँ पर इसको ऑप्शन मतलब इसको प्रोडक्ट बी लिख दिए, इसको बी लिख रहे हैं और ऊपर वाले को ए लिख रहे हैं। अब अगर आपसे कह रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ऑप्शन ए है कि इस रिएक्शन में मान लो केवल ए बनेगा, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ओनली ए, यहाँ पर ओनली बी, यहाँ पर ऑप्शन बी है ओनली बी बनेगा। यहाँ पर ए एज सी ऑप्शन में ए मेजर, बी माइनर, और यहाँ पर डी में कह रहे हैं ए माइनर, बी मेजर। तो अब अगर आप पहले ऑप्शन को, ये
यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप सी वाले को बताते हो कि ए मेजर बनेगा और बी माइनर बनेगा, ए माइनर है, तो इसका मतलब आपको मैकेनिज्म मालूम है। चलो भैया ये हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें, चलो चर्चा करते हैं आगे नोट करके। इफ alkene and reagent both are unsymmetrical, then reaction occurs according to Markovnikov rule. If alkene and reagent both are unsymmetrical, then reaction occur according to Markovnikov rule, i.e. positive part of reagent is added on that carbon which has a minimum number of which has maximum number of hydrogen. Which has maximum number of hydrogen. यहाँ पर ध्यान दें, CH3 CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हम लोग HCl ले रहे हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया कि जब रिएजेंट को तोड़ें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पे आए हैं, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है एल्कीन में, उनमें अलग अलग एटम पर, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पर अलग अलग ग्रुप हों। अब ये देखो, ये H प्लस यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा। और ऐसा होने पर ये CH3 यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और Cl माइनस यहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम था। ये मार्कोनी-कॉफ रूल हो गया। ये जो मार्कोनी-कॉफ रूल है ये रिजियो सेलेक्टिव होता है। रिजियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि एक विशेष रीजन सेलेक्ट किया जाए। तो यहाँ पर एक विशेष रीजन सेलेक्ट किया गया है, ध्यान दो। रिजियो सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि जब एक किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की संभावना हो, तो या तो एक ही प्रोडक्ट बने और या तो एक प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बने, तो ऐसे रिएक्शन को लोग रिजियो सेलेक्टिव कहते हैं। कंडीशन फॉर EMR, EMR का मतलब मार्कोनी-कॉफ रूल। कंडीशन क्या होना चाहिए? पहला, बोथ reagent and substrate
should be unsymmetrical. Both reagent and substrate should be unsymmetrical. Alkene should not have -M group and AF also. एल्कीन पर -M ग्रुप और AF नहीं होना चाहिए, ये दो चीज। नोट करके if alkene has -M group or fluorine, then reaction occur according to N.T. Markovnikov rule. Question: which one of the following obey Markovnikov rule? यहाँ पर हो जाएगा, ये NO2 -M है और ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर आगे देखा जाए, complete the reaction. Complete the reaction. यहाँ पर HCl जोड़ना है। यहाँ पर अब ये प्लस ये माइनस, ये ध्यान दें, यहाँ पर हम फिर से लिख रहे हैं इसको। यहाँ पर हम फिर से लिख रहे हैं, ये -M ग्रुप है, यहाँ पर HCl है, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा तो हम लोग ये जानते हैं प्लस वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ से लिखेंगे तो ये -M ग्रुप होने के कारण इसका मतलब कि H+ वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर CH2 पर H नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर NO2 जुड़ेगा और ये जो CH है यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे H को, तो ये हो जाएगा
सॉरी, यहाँ पर जुड़ेगा Cl। CH2 पर जुड़ेगा Cl। और जहाँ पर NO2 जुड़ा था वहाँ पर जुड़ जाएगा H। ये हो गया। फिर nowadays Markovnikov rule is replaced by modern Markovnikov rule। मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर ये क्या है? मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? रिएक्शन always obey that path which include more stable reaction intermediate। reaction always obey that path which include more stable reaction intermediate। तो रिएक्शन हमेशा उस पाथ को ओबे करेगा जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर ध्यान दें, अभी हम लोग पीछे इस रिएक्शन को लिखे थे। यहाँ पर एग्जांपल देखें। यहाँ पर अभी आपने लिखा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर HCl ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये H प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। हम लोग एक बार H कार्बन नंबर 1 पर जोड़ेंगे, एक बार 2 पर जोड़ेंगे। पहली बार कार्बन नंबर 2 पर जोड़ रहे हैं, तो कार्बन 2 पर अगर H प्लस जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा कार्बन 2 CH2 में बदल जाएगा और प्लस आ जाएगा 1 पर। ये इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 पर जोड़ते हैं, यहाँ पर H प्लस CH2 पर जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा CH प्लस, ये हो जाएगा CH3। आपके पास दो रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। आप देख रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट 1 और देख रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट 2। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 है ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब ये ध्यान दें, ये वाला यहाँ पर हम जहाँ पर टिक कर रहे हैं ये प्राइमरी है और नीचे वाला सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये अब Cl माइनस सेकेंडरी पर अटैक करेगा। तो ये सेकेंडरी वाला जो मतलब जो नीचे वाला है ये प्रोडक्ट बना लेगा और ये ऊपर वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये कहा जाए कि रिएक्शन किससे लिखा गया है, तो आप कह सकते हैं कि मॉडर्न मार्कोनिकॉफ से लिखा गया है, या ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल से भी लिखा गया है। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल और मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल दोनों को ओबे करता है। अब एक और पीछे रिएक्शन लिखा गया था, ये एग्जाम्पल एक और पीछे लिखा गया था। ये ध्यान दो, CH2 यहाँ पर CHNO2, यहाँ पर HCl, फिर वही चीज ये प्लस ये माइनस। यहाँ पर एक बार हम ये CH2 पर जोड़ते हैं तो CH2 पर जोड़ेंगे तो CH3 हो जाएगा, ये CH प्लस हो जाएगा और ये NO2 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी बार हम लोग H कार्बन नंबर 2 पर जोड़ते हैं तो कार्बन 2 पर जोड़ेंगे तो प्लस 1 पर आ जाएगा भैया।
प्लस आ जाएगा 1 पर, ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है ऊपर और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है नीचे। अब ये NO2 जो है ये -M ग्रुप है, देख लो ये -M ग्रुप और -I भी है, NO2 -M है और -I भी है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये चार्ज जो लगा है प्लस है, ये ध्यान दें चार्ज प्लस लगा है, ये चार्ज यहाँ पर प्लस लगा है। तो जो प्लस -I है प्लस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। अब ये यहाँ पर इस कार्बन नंबरिंग कर दिया जाए, कार्बन 1 और कार्बन 2। कार्बन 2 पर NO2 है और उसी पर प्लस भी लगा है। यहाँ पर नीचे वाले में कार्बन 1 पर प्लस है और NO2 है 2 पर, मतलब NO2 दूर है। तो दूर होने से I इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। I इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो अटैक होगा वो Cl- का वो नीचे वाले पर होगा। और यहाँ पर ध्यान दें, ये बन जाएगा CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा NO2। अब ये रिएक्शन जो हुआ है, आप कह सकते हो कि ये एंटी मार्कोनिकॉफ से आपने लिखा है, या आप कह सकते हो कि मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल से लिखा है। तो ध्यान दो, ये ऊपर वाला रिएक्शन ये भी मॉडर्न मार्कोनिक को फॉलो कर रहा है और नीचे वाला रिएक्शन भी मॉडर्न मार्कोनिकॉफ को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब आप कोई भी रिएक्शन लो वो मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो हम लोग बेटर ये होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल के बजाय मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करें। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा HBr का एडिशन करें, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide occur according to anti-Markovnikov rule, which is known as Kharas or peroxide effect. Kharas effect और peroxide effect, यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर कोई भी peroxide ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग बेंजोइल peroxide लेते हैं। कोई कहे कि हम बेंजोइल peroxide नहीं, कोई दूसरा peroxide लेना चाह रहे हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ ले सकते हो। लोग मार्कोनिकॉफ में देखते हैं कि ये जो वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर देखें ये कार्बन नंबर 2 पर जोड़ा गया जहाँ पर हाइड्रोजन कम था, मतलब मार्कोनिकॉफ का उल्टा लिखा गया। तो इसलिए इसको लोग खरास इफेक्ट कह रहे हैं, या इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह दे रहे हैं। तो इसको आप खरास इफेक्ट कहोगे या पेरोक्साइड इफेक्ट कहोगे, भैया ये चीज़ आप लोग जानते रहोगे, खरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। अच्छा, ये मैकेनिज्म जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये रेडिएशन मतलब ये मैकेनिज्म जो है ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। बताया गया है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ कहाँ पे फॉलो होगी, 5 जगह पे, या तो हाई टेम्परेचर हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो, इलेक्ट्रोलिसिस हो, या फ्री रेडिकल की प्रेजेंस हो। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहाँ पर मैकेनिज्म देखा जाए, मैकेनिज्म तो जहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है वो
रिएक्शन हमेशा 3 स्टेप में होता है। वो रिएक्शन हमेशा क्या होता है, 3 स्टेप में होता है। तो देखा जाए कौन सा 3 स्टेप होगा। ये यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। यहाँ पर भैया देखें क्या होगा, ये बेंजोइल पर ऑक्साइड आपने लिया है। पहले तो ये टूटता है, होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा। ये तो ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। ये हो जाएगा C6H5 CO O, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल। अब एक में क्या होगा, ये यहाँ पर ध्यान दो, 2 मॉलिक्यूल हो गए। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस के साथ शेयर कर लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2C6H5, यहाँ पर 2CO2 हो गया। अब ये जो C6H5 है, यहाँ पर ये HBr पर अटैक करेगा, रिएजेंट पर। तो इनिशिएशन स्टेप में जो रिएजेंट है वो फ्री रेडिकल में ही बदलता है, आपको पीछे लिखाया गया था। ये देखो अपना इलेक्ट्रॉन इस H के साथ शेयर कर लेगा, तो ऐसा करेगा तो ये बदल जाएगा C6H6 में, और यहाँ पर Br फ्री रेडिकल के रूप में आ गया। ये इनिशिएशन स्टेप था। अब P1 स्टेप, प्रोपागेशन 1 पढ़ते हैं। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, ये Br। अब ये ध्यान दो, ये Br फ्री रेडिकल के रूप में है। कार्बन 1 है, कार्बन 2 है। ये कार्बन 1 पर अटैक करेगा, मतलब कार्बन 1 अपना इलेक्ट्रॉन अब Br के साथ शेयर कर लेगा। ऐसा करेगा तो कार्बन 1 पर ये Br जुड़ जाएगा। आप एक प्रश्न उठा सकते हो कि ये Br कार्बन 2 पर क्यों नहीं जुड़ा। तो ये ध्यान दो, ये नेगेटिव, पहले ये आप देख लो। ये यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि ये कार्बन 2 पर क्यों नहीं जुड़ा, तो कार्बन 2 पर नहीं जुड़ा, इसका कारण क्या हो सकता है। ये देखो, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है। ये 2 पर, ये जब 1 पर जुड़ा तो ये जो फ्री रेडिकल है, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो, ये कार्बन 2 पर आ गया है और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया है। अगर यही Br यहाँ पर कार्बन 2 पर अटैक करता है यहाँ पर, तो ये जो फ्री रेडिकल है वो कार्बन 1 पर आता। तो ये ध्यान दो, मान लो हम एक बार अटैक करा ही दें, अब ये ध्यान दो, ऐसे अटैक करा देते हैं। तो अगर अटैक करा ही दें तो ये यहाँ पर Br को जोड़ दे रहे हैं, ये तो ये हो जाएगा CH2। अब यहाँ पर हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान दो, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। तो ऊपर वाला सेकेंडरी है, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मॉडर्न मार्कोनिकॉप से ये ऊपर वाला पाथ सेलेक्ट किया जाएगा और नीचे वाला पाथ सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर अब P2 स्टेप में हम लोग देखें, P2 स्टेप, P2 स्टेप में देखें, यहाँ पर P2 स्टेप, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 CH, ये CH2 Br है, यहाँ पर HBr से ये फिर रिएक्ट करेगा और ये यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 Br हो जाएगा।
ये प्रोडक्ट बन गया, ये डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव होगा। इसको चेन ट्रांसफर स्टेप भी कर रहे हैं, चेन ट्रांसफर स्टेप। यहाँ पर टर्मिनेशन स्टेप, थर्ड हो जाएगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप, तो टर्मिनेशन स्टेप में अगर देखा जाए तो डिफरेंट स्टेप के जो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में कंबाइन करते हैं और बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, Br2 हो गया। यहाँ पर CH3, ये CH, ये CH2 Br था, ये Br यहाँ पर अटैक किया तो ये CH3 CH Br CH2 Br हो गया। ये स्टेप 3 है। ये हो जाएगा टर्मिनेशन स्टेप। अब यहाँ पर ध्यान दें नोट करके, RSH CHCl3 CBrCl3 also added according to N.T. Markovnikov rule. In presence of peroxide, यहाँ पर ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, peroxide effect is not applicable for HCl, HF and HI because in case of HF and HCl, bond energy is high. Bond energy is high. So chain transfer step is unable to proceed. चेन ट्रांसफर स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड P2 बिकम एंडोथर्मिक। आपको बताया गया था कि अगर फ्री में कोई भी स्टेप P1 या P2 में से एंडोथर्मिक हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तीन में से कोई भी एक रीजन आप बता सकते हो। यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज, ये चेन ट्रांसफर स्टेप है,
P2 स्टेप, ये यहाँ पर ये चेन ट्रांसफर स्टेप जिसको आप P2 स्टेप कह रहे हो, तो ये एंडोथर्मिक। यहाँ पर HCl लोगे या HBr लोगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर HCl लोगे या HF लोगे तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने के कारण ये टूट ही नहीं पाएगा। तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, it is also not applicable for H due to पहला larger size of iodine, activation energy is required for its addition on P1 P1 so P1 step become endothermic, इसलिए क्वेश्चन, peroxide effect is not applicable for HF, HCl and HI due to पहला larger size, दूसरा high bond energy, extra activation is required extra activation energy is required और one of the propagation steps become endothermic, one of the propagation step become endothermic, दोनों में से कोई एक प्रोपागेशन स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा, ये चीज, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें टी। चूंकि साइज केवल आयोडीन की लार्ज है, बॉन्ड एनर्जी HF और HCl की ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी केवल आपको HBr के लिए लगेगा, मतलब HI के लिए लगेगा, तो ये चौथा पॉइंट ही तीनों को कवर कर रहा है, बाकी कोई भी पॉइंट तीनों को कवर नहीं कर रहे हैं। आगे अगला, कंप्लीट द रिएक्शन।
ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, अब पहले केस की बात करें यहाँ पर, तो मार्कोनी ऑफ से जुड़ेगा, तो मार्कोनी ऑफ से जुड़ेगा तो ये वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर भी मार्कोनी ऑफ से, यहाँ पर परऑक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल HCl के केस में नहीं है। आप अगर नो रिएक्शन लिख दिए, इसका मतलब कुछ लोग नो रिएक्शन लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, तब तो परऑक्साइड ने अपना इफेक्ट दिखा ही दिया। यहाँ पर एंटी मार्कोनी ऑफ से जुड़ेगा, मतलब वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा मार्कोनी ऑफ से। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मतलब रिएक्शन 3 हो गया, ये 4। अब अगर आपसे यहीं पर एक और क्वेश्चन दोहरा दिया जाए कि which one of the following is free radical substitution addition, which one of the following is free radical addition, तो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आंसर में ये सी वाला, ये चीज हो जाएगा क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखिएगा। आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं, अभी ये खत्म नहीं हो पाया है, इसको नेक्स्ट